आवाज सर नहीं आता है। हेलो। हेलो। जी सर, स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद। आप सभी को आज की राष्ट्रीय संगोष्ठी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज की संगोष्ठी का जो मुख्य विषय है, भारत में महिला की शिक्षा और विकास। जैसे कि आप लोग सभी जान रहे हैं कि हमारे देश में महिलाओं की जो स्थिति है वो एक भाविक और चिंताजनक स्थिति है। पूर्व में यदि हम वैदिक काल की स्थिति करें, प्राचीन भारत की यदि हम संदर्भ में बात करें, तो प्राचीन भारत में महिलाओं को एक उत्कृष्ट स्तर का दर्जा प्राप्त था, जिसमें शिक्षा को एक सम्मान उन्हें अधिकार था, समानता का उन्हें अधिकार था। लेकिन धीमे धीमे हमारी जो कुछ परिस्थिति बनी, विकास हुआ, लेकिन हमने क्या किया, जो देश ने क्या किया, समाज में महिला को पीछे छोड़ते गए। क्योंकि आप देख सकते हैं किसी भी राष्ट्र के विकास में, क्योंकि जो महिलाओं का जो योगदान होता है, क्योंकि हम महिलाओं के बिना योगदान के क्योंकि राष्ट्र के विकास की प्रगति या समाज की प्रगति की अपेक्षा नहीं कर सकते। क्योंकि महिलाओं के विकास को यदि हम साथ में लेते हैं, तभी हम आर्थिक विकास की जो धारणा है, समाज की जो आधुनिक समाज की जो संकल्पना है, उसको पूरा कर सकते हैं। आज की ये जो संगोष्ठी है, इन्हीं बिंदुओं को लेके, क्योंकि समाज में, राजनीतिक में, आर्थिक बिंदुओं पे महिलाओं की क्या भूमिका है, महिलाओं की शिक्षा की क्या स्थिति है, कि आप देख रहे हैं कि हमने शिक्षा के स्तर पर महिला को तो आगे किया। जीआर जो रेशियो हमारा है, काफी मध्य प्रदेश का स्तर, क्योंकि जो इंडिया का जीआर है उससे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का जीआर बढ़ा हुआ है। लेकिन महिलाओं का जो जीआर भी बढ़ रहा, लेकिन वो जीआर से आप इनमें देखे जाए, रोजगार सृजन में यदि हम बात करें, लैंगिक समानता के संदर्भ में यदि हम बात करें, हाँ, श्रम बल के संदर्भ में बात करें, तो कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं पीछे देखी जा रही है। तो आज समाज में जो महिला है उनके कर्तव्य स्थल है, कर्तव्य स्थल के साथ में महिलाओं के साथ में काफी असमानता, सामाजिक, उनमें जो आर्थिक जो विवेचना होने चाहिए, आर्थिक निर्णय होने चाहिए, राजनीतिक जो निर्णय होने चाहिए, समाज में जो निर्णय होने चाहिए, उन निर्णय लेने में भी आज भी महिलाएं क्या है, पीछे देखी जा रही। इसका कहीं ना कहीं हमारे समाज में जो पुरुष प्रधान, मतलब जो हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं, इस जो पुरुष प्रधान सोसाइटी की हमें संरचना को पुनः एक बार उसको देखना होगा। इन्हीं बिंदुओं के साथ में आप सभी को इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में आप यहाँ पर आप जुड़े हुए, मैं इस संगोष्ठी में मंच के माध्यम से, यूथ इकोनॉमिक्स के माध्यम से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमारी जो जो विषय विशेषज्ञ जो लोग हैं, जो वक्ता लोग हैं, वो इन बिंदुओं पे कहीं ना कहीं बात करें कि इस देश में, समाज में आर्थिक स्थिति के संदर्भ में महिलाओं की क्या भूमिका है, रोजगार सृजन में महिलाओं की क्या भूमिका है, लोकतंत्र में महिलाओं की क्या भूमिका है, और सामाजिक जो निर्णय में, सामाजिक जो संरचना में, देश में जो हम कार्यबल कर रहे हैं, कार्य क्षेत्र में महिलाएं आगे तो बढ़ रही है, लेकिन उनमें उनको एक पीछे देखा जा रहा है, पीछे ढकाला जा रहा है। उनके मन में क्या हो रहा है, उन्हें विकुंचित किया जा रहा है। कहीं ना कहीं उनके साथ में जो आज शोषण हो रहा है, उनको एक मतलब शिव अपनी वस्तु भोग विलास की जो बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं उस संकल्पना को बदलना होगा। हमारे जो बीच में आप सभी जो विषय विशेषज्ञ हैं, इन बिंदुओं को लेकर चर्चा करेंगे। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आगे की जो कमान है हमारे जो ब्रजेश सर हैं उनको सौंपता हूं। धन्यवाद आप सभी। हेलो ब्रजेश सर, ओवर टू। हेलो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे से आज के विषय को रखा और माता सावित्रीबाई फुले व्याख्यान माला में हम आप सबका एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आज जब हम माता सावित्रीबाई फुले को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए व्याख्यान माला भारत में महिला शिक्षा एवं विकास, इस कार्यक्रम पर जो राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई है उसमें मैं
आप सभी लोगों का हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में वक्ता के रूप में हम सबके मार्गदर्शक और हम लोगों को मंच प्रदान करने वाले डॉक्टर देवेंद्र विश्वकर्मा जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही इस कार्यक्रम में जो हमारे अन्य मित्र जुड़े हुए हैं उन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग माता सावित्रीबाई फूले और भारत में महिला शिक्षा एवं विकास शीर्षक पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो निश्चित रूप से आज की जो चर्चा होगी हम सभी के लिए ज्ञानवर्धक होगी। और ब्रजेश सर जुड़ चुके हैं हमारे बीच। ब्रजेश सर, तो वैसे भी हम लोग नेटवर्क में जुड़े हुए हैं और सबसे बड़ी तकनीकी का ये सिस्टम है कि कई बार हम जुड़े रहते हैं और बीच में इंटरप्ट हो जाता है। तो जब तक हमारे अन्य वक्ता जुड़ते हैं तब तक मैं थोड़ा सा माता सावित्रीबाई फूले के बारे में बातों को बताता हूँ। माता सावित्रीबाई फूले, इनका जन्म 3 जनवरी 1831 ईस्वी में हुआ था और बचपन में ही जब हमारे भारत में बाल विवाह का प्रचलन था तो लगभग 9 वर्ष की आयु में उनका विवाह हो गया और उनके जो पति थे उनका नाम था ज्योतिराव फूले। तो माता सावित्रीबाई फूले जब 9 साल की रही होंगी करीब, और इनके पति करीब 13 साल के रहे होंगे, इस उम्र में, इस छोटी उम्र में उन दोनों का विवाह हुआ। इसके बावजूद उनका जो शिक्षा के प्रति लगाव था, जिसके कारण उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करते हुए टीचर ट्रेनिंग संस्थान से अपनी शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात भारत की प्रथम महिला शिक्षिका के रूप में इन्होंने अपना कार्य किया। इसके बाद इन्होंने देश की महिलाओं के लिए करीब 18 विद्यालय जो महिलाओं को समर्पित थी, केवल गर्ल्स कॉलेज थी, उनकी इन्होंने स्थापना की। और ये एक ऐसी समाज सुधारक थी जो उस समय जब 1831 में हम भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी नहीं हुआ था, 1857 में हुआ था, उस समय उनकी ऐसी सोच थी और उन्होंने समाज की अनेक बुराइयों को दूर किया और दूर करने का प्रयास किया, जिसमें मुख्य रूप से बाल विवाह, जिसकी वो खुद ही मतलब उनका भी बाल विवाह हुआ था। इसके बाद समकालीन जितनी भी बुराइयां थीं उनसे उन्होंने समाज को दूर करने का प्रयास किया। जैसे सती प्रथा, उन्होंने सती प्रथा जो हमारे देश में प्रचलित थी उसके लिए भी उन्होंने अपना योगदान दिया। साथ ही जातिवाद जो कास्टिज्म है वो अभी भी हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है। और आज से ये समझिए कि करीब इतने समय पहले जातिवाद की क्या स्थिति रही होगी जब हमारा देश गुलाम था। तो ऐसे में किसी महिला के द्वारा काम करना मुझे लगता है एक बहुत बड़ी चुनौती रही होगी, और उन्होंने जातिवाद के लिए इतना संघर्ष किया। और महिलाओं, विशेषकर जो हमारे देश में की आज भी समस्याएं हैं, विधवा पुनर्विवाह, कितने बजे लगती है? तो विधवा पुनर्विवाह के लिए भी इन्होंने जब 7, 8, 9, 10 वर्ष की आयु में किसी महिला का विवाह हो जाए और बचपन में यदि वो बचपन में या कभी भी यदि उसका जो साथी छोड़ के चला जाता है तो पूरा जीवन जो है अकेला हो जाता है। तो हमारे देश में विधवाओं का पुनर्विवाह हो, इसके लिए उन्होंने संघर्ष किया। आज भी हम ये देखते हैं कि जो नारी है वो कहीं ना कहीं कई बार ऐसी परिस्थिति होती है जब उसको ये सुनने को मिलता है कि मेरा घर ये कौन सा है, तो उनको डिसाइड करने में बड़ी समस्या हो जाती है कि वास्तव में किसका घर है। एक घर है उसका ससुराल, दूसरा मायका। और जब ये तो ऐसी भी महिलाएं हैं जिनको न तो ससुराल में या फिर उनका जो अपना पूर्व का घर मायके में स्थान नहीं मिलता, तो ऐसी महिलाओं के लिए उन्होंने शरण गृह, एक ऐसा शेल्टर
प्लेस की स्थापना की, जिससे महिला कभी ये ना सोचे कि उसके लिए जीवन के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। और अनटचेबिलिटी अस्पृश्यता, ज्योतिबाई फूले जो माली कास्ट की थी, इसी से उनके नाम के आगे फूले लगा। और उन्होंने, जब हमारे देश में इस तरह की व्यवस्था थी, तब भी उन्होंने अपने घर को, उनके पास जो कुआं था वो उन्होंने सभी के लिए खोल दिया। तो कहीं ना कहीं हम पाते हैं कि एक ऐसी नारी जिसका जीवन खुद ही संघर्षमय रहा हो, और वो जीवन पर्यंत महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, समाज के सशक्तिकरण के लिए, देश की प्रगति के लिए उन्होंने तब संघर्ष किया जब हमारे देश में, हमारा देश आज़ादी की लड़ाई से भी काफ़ी पीछे था। तो कहने का मतलब ये है कुल मिला के, माता सावित्री बाई फूले का जो योगदान महिला सशक्तिकरण के लिए है, निश्चित रूप से ये एक वरदान के रूप में आई। और उन्होंने अपने उस समय जब प्लेग फैल गया था तो उन्होंने एक हॉस्पिटल की स्थापना की, और जब वो मरीजों की सेवा करती थी तो मरीजों की सेवा करने के लिए वो स्वतः चल के चलती थी। और अंततः प्लेग फैलने के दौरान जो पेशेंट को हैंडल करते करते वो उनको प्लेग हो गया, और जिससे उनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ज्योतिबा फूले का जो जीवन था, पूरा जीवन, और जीवन के साथ साथ जिसको बोलते हैं बलिदान कर देना, शहीद हो जाना, तो वो भी किसी पेशेंट के जीवन की रक्षा करते के लिए उन्होंने जो तत्परता दिखाई, आज यदि वही तत्परता आज के जो हमारे चिकित्सक हैं वो दिखाएं, उनका जो एक अपने कार्य के प्रति समर्पण था, उस तरह की यदि भावना आज भी हमारे देश में लोगों के अंदर आ जाए, तो हम अपने देश में, भारत में महिलाओं के साथ न्याय करने में सक्षम होंगे। हम नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, हम महिला शिक्षा की बात करते हैं, हम महिला की इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, लेकिन हम अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने में, चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो, चाहे आपका बिजनेस का क्षेत्र हो, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, कहीं ना कहीं महिलाओं की जो सहभागिता है जितनी होनी चाहिए, उसमें महिलाएं पिछड़ी हुई हैं, और उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है। तो आज का दिन जो कि माता सावित्री बाई फूले को समर्पित है, ऐसे में हमारे बीच जो विदुषी नारी शक्ति शिक्षाविद जुड़े हैं, उन सभी लोगों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और इस दिन को हम बालिका दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो निश्चित रूप से ये नारी शक्ति की जो आधुनिक भारत में जो नारी शक्ति का जो उद्भव हुआ, वो माता सावित्री बाई फूले से हुआ। और आप लोगों को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आज ऐसे महत्वपूर्ण विषय पे आपने ये संगोष्ठी रखी है। और मैं विशेष रूप से इसलिए आभार व्यक्त करता हूँ देवेंद्र कुमार विश्वकर्मा जी को, एंड हमारे मित्र जो श्री ब्रजेश कुमार जी को, क्योंकि ब्रजेश कुमार जी इस तरह की गतिविधियां लाते रहते हैं। अब मैं अगले वक्ता के रूप में धन्यवाद डॉक्टर सर। हमारे प्रदीप भाई ने, आपने जो आज की जो विषय की बात की है, क्योंकि वास्तव में जो देखा जाए, कहीं ना कहीं हमारी बात में शिक्षा की जो अलग जगाने के लिए कहीं ना कहीं सावित्री बाई फुले का जो योगदान है वो हमेशा के लिए कहीं ना कहीं जो स्मरणीय है। उनको आपने आज की जो नवीन जो जनरेशन है, वो जनरेशन के सामने उनके जो योगदान है, उन योगदान को आपने यहाँ पर उल्लेखित करके श्रद्धांजलि आपने समर्पित की। मैं एसोसिएशन के माध्यम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अगले वक्ता के तौर पे मैं आमंत्रित करता हूँ कि हमारी जो गुंडलीपाली सुनीता मैडम है, वो आपका स्वागत है कि आप अपने विषय पे नारी शक्ति की जो क्या भूमिका है उस पर आप अपनी बात रखेंगे। आप मैडम सादर आमंत्रित हैं। Thank you, sir. Good morning, everybody. Respected Dr. Sunil Kumar, Dr. Pradeep Kumar Tripathi, Dr. Savitri Mishra, Dr. Vishwakarma, and Dr. Praveen Kumar, all, and the organizer, Brajesh sir, and the participant, all of you, very good morning.
Thank you for giving me opportunity to speak on this occasion. Just now, sir has told very good information about Savitribai Phule. We have recollected her sacrifices and contribution to the society, particularly to the women. Sir, if there is no problem if I speak in English. Hello. No, Yeah, no, not at all, ma'am. Okay. I'm not that good at Hindi. That's why I continue in English. Hmm? okay, okay, madam. It will be No our problem. pleasure, ma'am. Thank you, sir. Thank you. So coming to this, already we have a lot of information about Savitribai Phule, and today we all pay our respects to her for her contribution to the society in that days where women has not got any opportunities. But situations, what you have explained, sir, just now, there is no change in the situations earlier, but now also, even though we have a lot of exposure towards the education. And coming to this, our today's seminar is about women education and development in India. So here, we can divide India in four parts, like remote rural, rural places, urban, and metropolitan. As you know, metropolitan cities are very few. In there, the education for women is mandatory, and everybody are contributing for education to survive for their basic needs. So those who got education and skill, they are getting good opportunities in metropolitan cities as well as in urban areas. We have to concentrate. And coming to the remote place, whatever the sir has told just now, the same situations are expelling now also in the same situation, very remote places where there is no transport. Still in India, some places are there. They have to cross the river and come there. Education is not possible. For particularly for women, they have to stay back in home. They are sending children by through river crossing or through by walk. Still, that kind of places. Anybody, as we are all teachers, if we contribute empowerment, their empowerment should be there. So education is very less in remote places in India, particularly now in these places. And rural people also, they are stopping at the मैडम आप अनम्यूट हो गए हैं। हाँ Hello, sir. आप सुने आते हैं, sir? जी जी Are आ you रही able to है hear me? जी हाँ. आ रही है Sir, today's topic is about education and empowerment and development for the women in India. So education is almost there everywhere in India, particularly in, if you divide India into four parts, remote, rural, and urban and metropolitan. Metropolitan people, almost all the people, women are participating in education and getting education and skill and getting jobs. Very good, nice there. And coming to the urban people, they are also getting jobs, so they are getting good education, but they are stopping at the degree level and they are going into the jobs. And coming to the rural places, by the inter itself, they are stopping and they are going into getting into marriage. They are married or 10th itself. Rural places, only very few people are coming out for higher education. And coming to the remote places, there is no education at all for the women, particularly why? Because the transport is very less. As what we have, sir has just now told, all the conditions, the same condition are still in very remote places and mostly in India. The education, why education is necessary, particularly for women, is a good family will be developed because mother is the first teacher for the family. So if the mother is educated, the whole family will become educated and they can grow. If the mother is not educated, she brings up children, whatever the knowledge with her. So education is compulsory for all the women that can contribute for the development of the good family as well as the society. And coming to the development, once see there are pros and consequences. Women's
once educated, they should guide the family in the better way, prospective way. So here, when over education is coming on, see, women has achieved success in all the fields. There is no field left over for the woman. So the old saying is, for every successful man there is a woman. I can say that for every successful woman there is a man behind them. Because take my case, I am married after completing my MBA, but my husband told to complete PhD. And my brother contributed me some financial assistant. All these men are behind me to complete my PhD. Today, I'm a principal, I'm a successful principal for since 10 years. So definitely, I can say men always contribute to the women development. So men has to be also educated simultaneously. And this education, not only simply getting qualification, skill should be there. Education skill, the people see, only getting education, mere education, just will get knowledge. But to gain the opportunities, to grab the opportunities, definitely we should have some skills. So skill sets are also, see, suppose a rural woman want to become, she has knowledge also. But how to use that knowledge, how to gain that knowledge, there should be proper skill set. Skill set means, suppose take recently in YouTube, one rural girl, she is playing cricket very well, very compatibility with the senior players in India. And her video was very much viral. But she has to be empowered in how to be coming to this, how to use her skill and proper way and come to this world to beat this competition. That's way, when education is there, when qualification is there, okay, but the skill set should be added. Means how efficiently you are using that education, that also be that should be taught in the schools, colleges, and wherever the woman is educated, then we can get more opportunities. See now, see every family become nuclear family and everybody has to work. See, overqualified people are also working under qualification jobs. Like suppose take MBA, they are getting only 15,000 salary when they go out because of irrelevant course what they have taken. See, suppose MBA HR they have studied, but they'll join as a some accountant like that. So their proper skill set should be there for the education, so that they both join together, they can be in a good prospective way. That kind of literacy and education empowerment should be in the colleges, so that the women can be lifted. Why women should be educated is, I already told. So the best teacher or the best manager in the house is woman. So if the woman is properly educated and have sound knowledge about this education system, definitely that house will be succeed and the family will grow in a prospective way. And the society also will be flourished. So now, I'm glad that I should thank all the men who has encouraged women to be successful in this present society, and also encourage our sisters or brothers, whoever in the family, in a proper way. Thank you for giving this opportunity. Once again, I express my salute to Savitribai Phule for her sacrifice and to the society, and gave inspiration to all the women to acquire education and prospective way, and the governments who has given opportunity for the women to succeed. Thank you for all the people behind the women's success in the present society. धन्यवाद मैडम कि आपने मतलब जो महिलाओं के लिए जो एक अनिवार्य जो शिक्षा के संदर्भ में जो बात की है, क्योंकि वास्तव में कहीं ना कहीं जो शिक्षा है, क्योंकि सभी के लिए, क्योंकि समाज में जो शिक्षित है, क्योंकि एक अगर महिला शिक्षित होगी तो वो कितनी पीढ़ियों को शिक्षित करेगी, कि आपने इस बात को लिखित किया है। मैं आपका धन्यवाद देता हूं और मैं अब अगले वक्ता के रूप में यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ, हमारी सविता मिश्र जी हैं, उनको मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप सादर आमंत्रित हैं, वो भी आप अपनी शिक्षा के संदर्भ में आज के जो सेमिनार के विषय है उस पर अपनी बात रखेंगे। आप सादर आमंत्रित। Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, could you allow me to share my screen? स्क्रीन शेयर की इजाजत देंगे सर? नहीं कर पा रही हूँ।
स्क्रीन शेयर कर सकते हैं मैडम। ब्रजेश सर देखिए मैडम। यहाँ लिखा हुआ you are not allowed to share your screen. Yes, yes, now I ब्रजेश सर can. थोड़ा देख चेक कीजिए। ब्रजेश सर परमिशन दीजिए स्क्रीन शेयर करने के लिए। Just एक second. हो रहा है क्या? डिस्प्ले मैडम। यस यस दिख रहा है क्या स्क्रीन मेरा? जी दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। दिख रहा है। एक जी दिख रहा है मैम। मैडम कंटिन्यू कीजिए आप। स्क्रीन दिख रहा है ना? जी जी दिख रहा। So, good afternoon, everyone. Respected, आपको देना kindly mute yourself. So, respected organizers, dear participants, a very good afternoon to all of you. As you know that yesterday we have celebrated the birth anniversary of Savitri Bai Phule, and she is the trailblazer who shaped the course of Indian history through her revolutionary work in education and social reform. जैसा कि अभी सर ने बताया, मैडम ने भी बताया कि सावित्री बाई फुले का जो योगदान है विमेन एजुकेशन में वो अतुलनीय है। वो हमारे मॉडर्न इंडिया की फर्स्ट फीमेल टीचर रही और विमेन एजुकेशन को कैसे आगे बढ़ाया जाए हर एक क्षेत्र में उन्होंने काम किया। विमेन को हर एक क्षेत्र में आगे लाया जाए। तो आज एक ये बहुत ही बर्निंग टॉपिक है कि इतने सालों के बाद भी, आजादी के 78 वर्ष होने के बाद भी हम अपने आप को कहाँ पाते हैं? क्या उन्होंने जो एक सपना देखा था वो क्या अभी पूरा हो रहा है, या एक विमेन एजुकेशन की जो बात थी वो हो रहा है? तो आज मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगी विमेन एजुकेशन एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। जैसा कि आप जानते हैं कि जहां स्टेटस ऑफ विमेन की बात कहा जाए तो गांधी जी ने एक रिमार्क्स दिया था कि विमेन आर द कंपेनियन ऑफ मैन गिफ्टेड विथ equal mental capacities. She has the right to participate in every minutest detail in the activities of man, and she has an equal right of freedom and liberty with him. लेकिन क्या सचमुच इस कहावत को हम चरितार्थ करते हैं क्या? क्या हमारा स्टेटस वो है? दो टाइप का स्टेटस होता है। जो एक आपका है कि जो आपका एक स्टेटस है एस्क्राइब्ड स्टेटस, जैसे आप एक अच्छे घर की बड़े फैमिली की बेटी है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर अच्छे घर में ब्याही जाती हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन एक होता है अचीव्ड स्टेटस कि आप एक महिला होके आप कहाँ, आपका अचीवमेंट क्या है, आपने अपने स्टेटस को कैसे समाज में ऊंचा किया है। तो आज जहां तक बात है कि हम महिलाएं क्या अचीव करती हैं उस पर काम करने की जरूरत है। जहां तक महिलाओं की शिक्षा की जरूरत है, शिक्षा आप जानते हैं कि एक ऐसा हथियार है जिससे आप विश्व को बदल सकते हैं, और शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जो विमेन को उसके सही जगह पे ला सकती है। अदरवाइज हम जितनी भी बड़ी बातें करें, जितने भी हम सेमिनार वर्कशॉप करें, हम विकास नहीं कर सकते, हम उनके डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं कर सकते जब तक विमेन खुद आगे आके अपने विकास के लिए काम नहीं करेंगी। तो अब देखा है वेदास है, महाभारत है, उपनिषद है, जहाँ विमेन को देवी का दर्जा दिया गया है। आज भी हम दुर्गा पूजा करते हैं, सरस्वती पूजा करते हैं, लेकिन एक तरफ तो हम पूजा करते हैं, दूसरी तरफ आप देखते हैं कि इतने सारे रेप केस हो रहे हैं
विमेन पे अत्याचार हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो वो सामंजस्य कहाँ है? बातें हम कर रहे हैं, विमेन का स्टेटस को बढ़ाया जाए, उसका दिया जाए, तो वो हम अपने बातों से ही मुकर रहे हैं। हम विमेन को वो दर्जा नहीं दिला पा रहे हैं समाज में जो उनका एक्चुअल स्टेटस चाहिए। तो बहुत जरूरत है कि महिलाएं खुद आगे आए, अपने शिक्षा से अपने भाग्य को बदले, समाज में अपनी स्थिति को बदले। और जैसे कुछ चीजें हैं वो बहुत जरूरी हैं। मटेरियल रिसोर्सेस एक है, जैसे मटेरियल रिसोर्सेस हुआ, धन संपत्ति, जमीन जायदाद, उसका हक महिलाओं को होना चाहिए। अब कानून भी बन गया है कि जैसे पैतृक संपत्ति है तो बेटी को भी उसका इक्वल ही अधिकार होगा। सोशल रिसोर्सेस है, जैसे अब नॉलेज है, पावर है, प्रेस्टीज है। आप जानते हैं कि जहाँ वर्किंग प्लेसेस है वहां भी जैसे प्रमोशन हो या कुछ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनाना हो, वहां भी महिलाओं के साथ थोड़ा सा मतभेद किया जाता है। तो ये जो कुछ चीजें हैं, उन रिसोर्सेस में इक्वल भागीदारी देना पड़ेगा, उनको इक्वल अधिकार देना पड़ेगा, क्योंकि महिलाएं किसी क्षेत्र में कम नहीं है। अगर आप एक बार उनको दायित्व देख के देखते हैं तो आप देखते हैं कि नहीं, वो अच्छे काम कर रही हैं। तो कहीं पे ये मतभेद जब होता है तो ये बहुत ही बड़ा उनके लिए एक अन्याय होता है। तो इस चीज पे हमें काम करना है। और आप जहां तक एजुकेशन की बात है तो एजुकेशन तो होना ही चाहिए। एनईपी 2020 ने भी इस पे बहुत ही इम्फेसिस दिया है। जो पहले की बात करते हैं, जैसे वैदिक पीरियड में विमेन का जो स्टेटस था वो बहुत हाई था, फिर धीरे धीरे उनका घटने लगा। फिर अभी ब्रिटिश पीरियड में देखे कि थोड़ा सा उनका जो मोमेंटम एक आया था कि वो जॉब में जा रही हैं। और फिर ऐसे समाज डिफरेंट, आप स्टेट की बात लें, डिफरेंट कम्युनिटी की बात लें, तो आप थोड़ा सा इसमें विभिन्नताएं पाएंगे कि कहीं पे हम जैसे अब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, वहाँ मैट्रिकल सोसाइटी है, जो माँ को संपत्ति दिया जाता है, उनकी बेटियों को दिया जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टेट है जहाँ पैट्रिकल सोसाइटी है, पिता का जो संपत्ति है वो बेटे को मिलता है, उनको हक मिलता है। तो हमारे इंडिया में भी स्टेट वाइज ये थोड़ी सी विभिन्नताएं हैं, उस पर भी हमको ध्यान देना है कि विमेन को अगर इक्विटी के आधार पे अगर दिया जाए, अगर उनको बेटियों को अगर पैसों की कमी है, अगर उनको धन संपत्ति चाहिए तो उनको भी इक्वल अधिकार चाहिए, ताकि उनको जो रोज की आवश्यकताएं हैं वो पूरा हो सके। जहां तक एजुकेशन की बात है, आप जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स, यूएनडीपी जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स है जो 2014 में आया था, वहां पे इंडिया का रैंक 127 है 152 कंट्री में। तो 152 कंट्री में इंडिया का रैंक 127 है। तो आप समझ सकते हैं कि हम कितना पीछे हैं इक्वलिटी के इंडेक्स में। अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2014 जो है वो अगर देखते हैं तो वहां भी इंडिया का रैंक 114 है 142 कंट्रीज को लिया गया था। उसमें 4 चीजों को देखा गया था: इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अचीवमेंट, हेल्थ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। तो आपको मैं 2-3 चीजें यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि जब इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी की बात होती है तो इंडिया बहुत पीछे है, 134th रैंक पे है 142 कंट्री में। मीन्स आज भी महिलाओं को उनके धन संपत्ति से वंचित किया जाता है। इवन कि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जहां महिलाएं नौकरी करती है, कमाती है, लेकिन उनको अपने पैसे खर्च करने का भी अधिकार नहीं है। वो भी अपने कमाए हुए पैसे भी उनको किसी से पूछना पड़ता है। एजुकेशनल अचीवमेंट है, वहां भी महिलाएं बहुत ही पीछे गरम पानी पीजिए। काइंडली म्यूट योरसेल्फ, आपको डिस्टर्ब होगा, आप सुन नहीं पाएंगे। हेल्थ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 141 है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में थोड़ा सा पोजीशन अच्छा है, 15th रैंक है। तो बात आती है कि एजुकेशन कैसे विमेन एम्पावरमेंट को चेंज करता है। तो आप एजुकेशन एक ऐसा पोटेंशियल टूल है जो, और एक ऐसा सिंगल फैक्टर है जो विमेन के स्टेटस को सोसाइटी में इंप्रूव कर सकता है। एजुकेशन ही एक ऐसा हथियार है जो आपको इक्वल प्लेटफॉर्म पे ला सकता है।
और ये एजुकेशन जो है वो आपको प्राइमरी टू हायर पे जाना पड़ेगा, क्योंकि एजुकेशन से आपको, अगर आप शिक्षित हैं तो वो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस देगा, आपका सेल्फ स्टीम बढ़ाएगा, आपको एक करेजनेस आएगा, आपका इनर स्ट्रेंथ बढ़ेगा, और आप जितने भी चैलेंज हैं उसको आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो हम अपने बेटियों को संपत्ति दे या ना दे, एजुकेशन जरूर दे, उनको एक ये करेज दे, उनको एक साहस दे कि वो जीवन में जितने भी मुसीबतें आए उसको डट के सामना कर सके, उनको किसी पे डिपेंडेंट होके नहीं रहना पड़े। एजुकेशन का यही मतलब है। जैसे बहुत सारी समस्याएं आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मेथड है वो उनको सीखना है कि जीवन की समस्याओं को कैसे हम अपने शिक्षा के बल पे दूर कर सके। तो इसके लिए जरूरत है कि प्राइमरी से ही उनको एजुकेशन दिया जाए, और इसके लिए बहुत सारे कमीशन, जैसे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो 1948 में आया था, मुदलियर कमीशन है, कोठारी कमीशन है, अभी जो रिसेंटली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया है उसमें भी विमेन एजुकेशन को लेके ये इम्फेसिस दिया गया है कि उनको जो एजुकेशन है वो प्राइमरी लेवल से ही दिया जाए। जितने भी गर्ल्स हैं जो रूरल एरियाज की हैं, जो स्कूल तक नहीं पहुंच पाती है, उनको कैसे स्कूल तक लाया जाए, बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं। आप जानते हैं कि एनईपी 2020 इम्प्लीमेंटेशन प्रत्येक राज्यों में शुरू हो गया है, और प्राइमरी लेवल में लड़कियों को स्कूल लाने की व्यवस्था की जा रही है। जैसे बहुत सारे ऐसे फैमिली हैं जहाँ पे बच्चियों का पढ़ाई छोड़ा दिया जाता है ताकि वो घर के काम करे या फिर बाहर में काम करे, जो घर के अर्निंग मेंबर अगर बाहर जाते हैं तो वो घर में खाना बनाए। तो इस चीज को प्रॉपर सर्वे करके जो लड़कियां शिक्षा से वंचित हैं वो डोर डोर जाके ये बताया जा रहा है कि उन लड़कियों को स्कूल तक लाया जाए ताकि उनको प्रॉपर एजुकेशन किया जाए। वोकेशनल एजुकेशन की भी व्यवस्था की गई है कि उनको एटलीस्ट अपने पांव पे खड़ा होने लायक उनको कुछ स्किल सिखाया जाए, जिससे वो अपने लिए अर्न कर सके, अपना कुछ स्टार्टअप शुरू कर सके। और उनको इसलिए शिक्षित किया जाता है कि जो जैसे सोशल एविल्स है, जैसे दहेज प्रथा है या फिर जैसे डोमेस्टिक वायलेंस है, फीमेल फिटिसाइड है, इसके विषय में अवेयरनेस की बहुत जरूरत है ताकि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सके। और ये बहुत जरूरी है कि आप अगर विमेन है, आप अगर महिला है, तो आपके लिए कोई नहीं लड़ेगा, आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी और आपको अपनी स्थिति खुद ही सुधारना पड़ेगा। तो जैसे विमेन का स्टेज में 5 स्टेज आते हैं, ये भी बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि जब हमारी बच्चियां रहती हैं 0 to 14 ईयर्स, तो बहुत जरूरत है कि उनको स्पेशल अटेंशन दिया जाए, क्योंकि बहुत ही वो टेंडर एज है और जहाँ पे जेंडर बायस और डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा होता है। इवन घर में अगर लड़का बेटा और बेटी है तो अंतर किया जाता है, बहुत सारे घर में एजुकेशन में उनको अंतर किया जाता है, बेटे के लिए सभी व्यवस्थाएं की जाती है, बेटियों को नहीं किया जाता है। आज भी ऐसे बहुत सारे घर हमने देखे हैं जहाँ पे ये अंतर होता है। तो उस एज में अगर उनके मन में अगर ये हो जाए तो वो उनके जो आगे के लाइफ में भी असर करता है। तो दूसरा जो स्टेज है एडोलेसेंट एज, एडोलेसेंट एज जो 15 से 19 साल का होता है लड़कियों का, वो एक प्रिपरेटरी स्टेज है जहां वो एक अपना फ्यूचर में जो रोल निभाएगी, माँ का, पत्नी का, एक कम्युनिटी मेंबर का, सोसाइटी मेंबर का, उनके लिए उनको तैयार किया जाता है। बहुत ही वो सेंसिटिव स्टेज है और उनमें भी बहुत केयर की जरूरत है। जो थर्ड स्टेज है उनका रिप्रोडक्टिव एज, जो 15 से 44 वर्ष का होता है, उसमें स्पेशल केयर और अटेंशन देने की जरूरत है, क्योंकि उस टाइम में वो माँ बनती है, बच्चे को संभालती है, घर को संभालती है, साथ में जॉब भी करती है। तो उनमें अगर उनका मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं रहे, फिजिकल हेल्थ अच्छा नहीं रहे, तो वो एक अच्छा समाज नहीं बन सकता है। जो फोर्थ स्टेज है उनका है इकोनॉमिकली एक्टिव एज ग्रुप, जो 15 से 59 ईयर्स का एज है, जहां वो कमाती है, अपने बच्चे को बड़ा करती है, पर एक फैमिली को चलाती है, उसके साथ साथ समाज के जो एक अभिन्न अंग होने के कारण समाज के लिए बहुत सारे काम करती है। तो जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, पार्टिसिपेशन इन डिफरेंट एक्टिविटीज है, जो इनकम जनरेट करती है अपने फैमिली के लिए, तो वो भी बहुत जो मेन स्टेज है उनको केयर किया जाए। जो फिफ्थ स्टेज है वो एल्डरली वीमेन, जो 60+ एज है, जहां हमारे घर में
हमारी माँ है, हमारी सास है, हमारे बुजुर्ग हैं, उनको जरूरत पड़ती है मेंटल सपोर्ट की, इमोशनल सपोर्ट की। आप उनको थोड़ा सा पैसे कम दे लेकिन उनको इमोशनल सपोर्ट दे, उनके हित का ध्यान रखे। तो अगर हम महिलाओं को उनको फर्स्ट स्टेज से लास्ट स्टेज तक अगर केयर करे तो एक अच्छा समाज बनेगा, और एक अच्छे समाज से ही एक अच्छा देश बन सकता है। ये जो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उत्तम भारत, श्रेष्ठ भारत, ये उत्तम भारत, श्रेष्ठ भारत, ये सब हमारा जो वर्चुअल है, जो हमारा विजुअल क्या है, हम देखते क्या, हम जो देखते हैं कि एक एक इंडिविजुअल, अगर हम एक एक इंडिविजुअल को अच्छा बनाएंगे, एक एक जो समाज है, कम्युनिटी है, उसको अच्छा बनाएंगे, तो एक अच्छा राज्य बनेगा, तभी एक अच्छा देश बन सकता है। और जो विमेन है, जो 50% पॉपुलेशन है हमारी कंट्री का, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। उसके हेल्थ को, उसके जो मेंटल सपोर्ट को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बहुत इसके लिए ये कोई नई बात नहीं है कि आज हम ये बात कर रहे हैं। ये आप अगर देखें तो फंडामेंटल राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजन है कि आर्टिकल 14 है, 15(1) है, 15(3) है, 16(2) है, जहां विमेन के एजुकेशन, उसके अधिकार की बात कही गई है। डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जहां पे आर्टिकल 39 है, आर्टिकल 42 है, 51A है। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, आप उसको देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कितने सारे आर्टिकल हैं जहां विमेन के एजुकेशन के लिए, उसके सिक्योरिटी के लिए, उसके जो उसके राइट्स हैं, प्रॉपर्टी के लिए राइट्स है, एजुकेशन के लिए राइट्स है, फ्रीडम है, उसके लिए कहा गया है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम भी दिए हैं विमेन एजुकेशन के लिए, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, जो सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड है, राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स है, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना है, वर्किंग विमेन जो उनके लिए हॉस्टल की व्यवस्था होनी चाहिए, ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है विमेन के लिए बहुत सारा। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम है, जो अवेयरनेस जनरेशन प्रोग्राम है, जेंडर बजटिंग स्कीम है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है। तो अगर इसकी जानकारी, बहुत सारे स्कीम है सरकार के, लेकिन जहां जिनके लिए ये स्कीम बना गया उनको जानकारी नहीं है, तो वो उसे लाभ भी नहीं उठा पाते हैं। तो जो हम शिक्षित है, वो चाहे महिला हो या पुरुष हो, अब जिस समाज से हैं, आपको वो आसपास की महिलाओं को जो शिक्षित नहीं है या जो ये स्कीम से वंचित है, जो लाभ नहीं उठा पा रही हैं, आप एक ऐसा अवेयरनेस प्रोग्राम करें कि उन महिलाओं तक, हमारे रूरल बेल्ट की महिलाओं तक हम ये पहुंचा सके कि हमारी सरकारें आपके लिए ये स्कीम करी है, आप इनका लाभ उठाइए। आपको कहाँ पे जाना है, कैसे फॉर्म भरना है, आपको इनसे कैसे लाभ उठा के आप अपना एक स्टार्टअप शुरू कर सकती है, आप अपने घर को अच्छे सुचारू रूप से चला सकती है, अपने बच्चों को पढ़ा सकती है। उनको ये जानकारी चाहिए। हमें रूट लेवल पे जाके काम करना पड़ेगा, ग्राउंड लेवल पे जाके काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम बातें तो करते हैं स्कीम की, लेकिन जो स्कीम की जिसके लिए बनाया गया उनको पता ही नहीं है। बहुत सारे लीगल प्रोविजन है विमेन के लिए, जहां क्राइम अगेंस्ट क्राइम, इंडियन पेनल कोड है, जो किडनैपिंग होता है, रेप है, टॉर्चर है, मॉलेस्टेशन है, सेक्सुअल हैरेसमेंट है, उनके लिए बहुत सारे IPC जो बने हुए हैं, इंडियन पेनल कोड, उनको पता ही नहीं है वो कहाँ जाए, किसके पास जाए। बहुत जगह होता है कि क्राइम तो होता है लेकिन ये खबर पहुंचती नहीं है किसी के पास, वो दब के रह जाती है, वो महिलाएं घुटती रहती है और उनका जीवन नरक जैसा बन जाता है। तो उनको ये अवेयर करने की जरूरत है कि हमारे सरकारों ने बहुत सारा कानूनी व्यवस्था की है कि अगर आपके साथ ये अन्याय हो रहा है तो आप अपनी आवाज उठाएं, आपको न्याय मिलेगा। तो ये चीजें उन तक पहुंचाने के लिए ही भी शिक्षा की जरूरत है, और इसके लिए हम मतभेद ना करें। हम अगर पुरुष हैं, हम अगर महिला है, अगर हमको पता है तो हम अपनी माओ को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को ये शिक्षा दें कि वो अपने अधिकार के लिए लड़ सके। बहुत सारे एक्ट है, जो क्राइम आइडेंटिफाइड एक्ट है, जो एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है, प्लांटेशन लेबर एक्ट है, फैमिली कोर्ट्स एक्ट है, ऐसे जो बहुत सारे, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट है 1955, उनको बताना पड़ेगा कि ये सब है। आप ये करके, जैसे डॉरी प्रोविजन, आपको दहेज के लिए अगर सताया जाता है, अगर आपको डोमेस्टिक वायलेंस होता है, तो आप यहाँ पे जाके अपने लिए न्याय मांग सकती है। तो एट द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैं यही कहना चाहूंगी कि माता सावित्री बाई फुले ने अपना काम कर दिया है। उन्होंने अपने, जब उस टाइम में आप समझ सकते हैं कि जब हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजों के अधीन था,
उस टाइम में 1848 में उन्होंने स्कूल खोला, गर्ल्स एजुकेशन, और उसके बाद उन्होंने 18 स्कूल खोले, बहुत सारे संस्थाएं खोली जहां हमारी महिलाओं को शरण मिल सके। विधवा के विवाह के लिए काम किया, चाइल्ड मैरिज के लिए काम किया। उन्होंने विमेन के लिए एक ऐसा पहचान या हम लोगों के लिए एक ऐसा रास्ता दिया है कि आज हम उस रास्ते पे चल के अपनी माँ बहनों के लिए एक अच्छा जगह बना सकते हैं। तो अब हमारा काम है, हमारा दायित्व है कि हम उनके पथ पर चले और एक अपने देश को, अपने समाज को एक ऐसा जगह बनाए जहां इक्वलिटी हो, जहां जस्टिस हो, जहां हर माँ बहनें बेटियां खुश रहे, अपने अधिकारों से वंचित ना रहे। तो आज के ऑर्गेनाइजर को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि मुझे ये अवसर मिला कि इस सेमिनार में मैं अपने व्यू पॉइंट, अपने वक्तव्य को रख पाई, और आशा करती हूँ कि ये जो 2 शब्द मैंने कहा है इससे आप लोग जरूर लाभान्वित होंगे। आपके कोई प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। Can I ask one question, madam? Yeah, sure. Madam, whatever you said is right and applicable to all the rural women. Present, the same situation is continuing. The caste, creed, discrimination for the women, all these things are applicable for the rural women. But earlier, I am also hailing from the rural, very remote place. Now I came to Hyderabad, like metropolitan city. Yes, But ma'am. what I observed is earlier, when sorry to say, I'm also a woman, but I think because of over education and all these things, what happened in the cities is earlier when a woman शादीशुदा औरत जो भी गुजरते थे रोड पे, बहुत इज्जत से देखते थे लोग, Yes. एक कमेंट भी नहीं करते थे. बट नाउ बिकॉज ऑफ दिस over education, over equality, what I'm saying is, sorry to say all these things, but what I'm telling is, just a matter of a span of second में divorce ले रहे बच्चे, the new couples, and the way they are dealing with the society is also going in a wrong direction about this equality. And then now even a married woman, not even a married, you can say 80 years woman also no security, and 5 years girls also no security. 1 year child also we cannot leave on the other's hand. That kind of a very dangerous situation is prevailing in India present, because this all happened because of so many factors. Do you agree or not, sir? Yes, Madam? yes, ma'am. I'm 100% agree with you. But ma'am, that I only want to say that if I am insecure in my place, then from whom I am insecure? From man? From our part of gender? Because gender Madam, is like, yeah. I'm So telling this. yes. See, I am a mother, I am educated, and I can be a very ultra modern also, nobody will object. Yeah. But the way I brought up my child, a boy child, to respect women, now he has grown up, he will take care of mother in proper way. Yes, sir. The way the education, the women should also, first teacher in the house is women only. Yes, exactly. Agree. Women, see, whatever you said is applicable to rural and very remote places. That is there, 100% is there. No, ma'am, not for only rural. It is in urban also, because man, like we human beings are the same whether we belong from the rural urban. We will not change No. that No, regarding madam. So, see, So we have adopted the different culture now in the urban area and metropolitan cities. Because of this lifestyle, the woman has adopted after education, after getting equality, after going job and busy life, the way they are treating the family, the way they are treating their, how they are spending in the life. All this is going in a wrong direction. Now see, women are not protected anywhere because of this free lifestyle and other, yes. I think. So, ma'am, I just want to say that discipline is a must. We should That is follow the discipline, whether you are girl or a boy. If women don't feel safety, then why you are not feel safety? Due to your partner,
with whom you are going to outside to the party. Recently, we have seen so many cases in Bangalore, in Mumbai, that on 31st December or 1st January, there are so many incidents. So what is the reason behind it? So the reason is that you're bringing up. And who? That is what I'm saying. Urban lifestyle, that is what, madam. डॉक्टर सुनील कुमार जी, डॉक्टर सुनील कुमार, जी सर। Sir. Okay, sir. Okay, Throwing thank you, light, ma'am. yes, I'm Thank throwing light that women is educated. It's very good. धन्यवाद। थैंक यू मैम। बस मैं धन्यवाद इससे मैम, कहना आपका- चाहूंगी जी, सुनील सर, एक बात से मैं अंत करना चाहूंगी कि महिलाएं जहां की भी हो, शहर की हो या गांव की हो, देश की हो या विदेश की हो, उनको एक सपोर्ट चाहिए, और उनको सपोर्ट देने वाला है उनका पार्टनर, जेंडर पार्टनर मेन। अगर वो सपोर्ट दे, और अगर महिलाएं का ब्रिंगिंग अप अच्छा हो, ब्रिंगिंग अप करने के लिए उनका पेरेंट्स है, अगर आप एक लड़की हो या लड़का हो, अगर उनका ब्रिंगिंग अप अच्छा है, तो मैं ये जरूर कहूंगी कि हम एक अच्छा समाज बनाने से दूर नहीं है। और एक अच्छा समाज तभी बनेगा जब इसके लिए मेन और फीमेल दोनों एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे, दोनों की एक सोच रहेगी और दोनों एक पर्पस से काम करेंगे, तो एक अच्छा समाज बनेगा और एक अच्छा देश बनेगा। इस वक्तव्य के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। आपने जैसे कि अपने पूरे लेक्चर में, क्योंकि आपका जो प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपने जो हमारे जो सेमिनार का जो मुख्य उद्देश्य थे, उन सारे बिंदुओं पर आपने रेखांकित किया, और आपने स्पष्ट किया है कि यदि महिलाओं को अगर शिक्षित होना है तो उसे अपने कर्तव्यों के साथ में अपनी नैतिक मूल्यों को भी समझना है। आपने जो नई शिक्षा नीति का जो मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं नैतिकता की बात कर रहे हैं, क्योंकि आज हम शिक्षा दे रहे हैं, स्वरोजगार हो रहा है, डिसीजन हो रहे हैं, कहीं ना कहीं जो समाज हमारा है वो नैतिक मूल्यों के पास, हम पाश्चात्य संस्कृति को हम अडॉप्ट कर रहे हैं कि हमारी जो भारतीय संस्कृति थी, कल्चर था, हम जो नैतिक जो मूल हमारे थे, वो नैतिक मूल कहीं ना कहीं मतलब व्यक्ति के शरण हो रहा है। इस कारण से जो सारी जो महिलाओं के साथ में जो समस्या देखने को मिलती है, वो कहीं ना कहीं आप उन सारे बिंदुओं को आपने रेखांकित किया है। यदि महिलाओं को विकसित होना है तो जो पुरुष और जो हमारी जो बात कर रहे हैं महिला, दोनों के बीच में कहीं ना कहीं समानता होनी चाहिए, विचारों की समानता होना चाहिए। ये आपने जो विचारशील जो आपने बात की कि अगर जो उसका जो साथी है, जीवन साथी है, या उसकी जो माँ है, यदि उसकी जो माँ यदि उसमें घर में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है, क्योंकि माँ जब शुरुआत होती है तो पहले से ही स्पष्ट कर देती है, बेटा आप बाहर मत जाना, ये भैया के लिए है, ये बहन के लिए है, मतलब पहले से उसको कहीं ना कहीं जो बाउंडेशन करती है। आपने उन सारे बिंदुओं को रेखांकित किया कि जो डिस्क्रिमिनेशन है, वो डिस्क्रिमिनेशन को घर से ही रोकना होगा, और जो समाज है, तभी समाज में जो महिलाओं के साथ में जो असमानता है, नैतिक मूल्य, आपने कहीं ना कहीं जो सेमिनार के जो प्रमुख बिंदु हैं, आपका जो व्याख्यान है, वास्तव में आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत जो पारदर्शिता और संदर्भ देखा जाता है। मैं आपको इस मंच के माध्यम से बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अब मैं अगले वक्ता के तौर पर आमंत्रित करता हूँ हमारे जो मुख्य तेजस्वी और जो सोच के क्षेत्र में जो जाने माने, मतलब एक जो विचार को अलग देने वाले ऐसे तेजस्वी हमारे देवेंद्र विश्वकर्मा सर को आमंत्रित करता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिसर्च वो नए नए टॉपिक मतलब लेके आते हैं, हम सबके बीच में भी एक नई ऊर्जा जो उद्भान करते हैं, ऐसे तेजस्वी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो भी आप अपने यहाँ पर आज सावित्रीबाई फुले के स्मरण में अपनी दो बातें रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार सर। थैंक यू डॉक्टर सुनील चौधरी जी, एंड आई आल्सो थैंक्स टू डॉक्टर सविता मिश्रा मैम कि मैम ने जो हमारा विषय उसके सभी पहलुओं को यहाँ पे रखा। फर्स्ट आई थैंक्स टू ऑर्गेनाइजिंग कमेटी कि उन्होंने इतना अच्छा विषय रखा और माता सावित्रीबाई फुले व्याख्यान माला का निर्माण किया। विदाउट द डेवलपमेंट ऑफ वुमेन नेशन डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल। और हम सब जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने विकसित भारत 2047 हम सबके सामने लक्ष्य रखा है, और विकसित भारत 2047 जब हम बोलते हैं, that is not possible without the development of women in every sector, whether it is agriculture sector, service sector, industry sector। और जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा की भी बात करते हैं और उसमें अगर हम महिलाओं की बात ना करें तो ये संभव ही नहीं है। भारतीय ज्ञान और परंपरा नारी शक्ति की प्रतीक, नारी सशक्तिकरण की प्रतीक, महान क्रांति के अग्रदूत
आज हम सब सावित्रीबाई फुले व्याख्यानमाला में उपस्थित हैं। और मित्रों, अगर मैं बात करूं तो भारत के विकास में नारियों का योगदान ना कल कम था और ना आज कम है। If I talk before or after independence, the role of women development in India is always. लेकिन समस्या केवल ये थी, जो इतिहासकार थे जिन्होंने इसको लिखा और जिन्होंने इसको जन जन तक पहुंचाया, उन्होंने कुछ कमी की। और अगर हम 1947 के पहले की बात करते हैं तो ऐसे महान क्रांतिकारी महिला थी, जब पुरुषों ने हथियार रख दिए, चाहे अंग्रेजों के सामने हो चाहे मुगलों के सामने हो, तो वो नारी आगे आई, उन्होंने तलवार निकाली और अपने परिवार को भी संभाला। हम जानते हैं कि झांसी की रानी की बात हमने सुनी है, रानी दुर्गावती की बात हमने सुनी है। ऐसे अनेक नायिका इस देश में थीं जिन्होंने भारत के लिए तन मन धन और अपना जीवन निछावर कर दिया। लेकिन ना वो मुगलों से कभी हार मानी और ना कभी अंग्रेजों के सामने नतमस्तक हुई। अपने प्राणों को देने वाली ऐसे अनेक नारियां कि हमने वीर गाथा राजस्थान और पंजाब में सुनी है। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि सही चित्रण हमारे सामने उनका नहीं आ पाया, और इसलिए आज हम कहीं ना कहीं विकसित भारत 2047 की बात करते और विकसित नहीं हो पाए कि जैसा सविता मैम ने और पूर्व वक्ताओं ने बताया कि जो विकास होना था वो विकास नहीं हो पाया। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशन वी विल गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू द एजुकेशन। और जिस देश में शिक्षा से एक बहुत बड़ा वर्ग, चाहे वो ST/SC हो, चाहे OBC हो, चाहे जर्नल में भी एक बहुत बड़ा वर्ग है, या महिला हो, अगर वो शिक्षित नहीं होगा, so they cannot know the problem and solution of that problem for the development of themselves and nation। मैं हमेशा कहता हूं कि जो विद्यार्थी परेशान हो रहता है, गरीबी है, पढ़ नहीं पा रहा, अनेक समस्या है, तो उनको डॉक्टर BR अम्बेडकर की जीवनी को पढ़ना चाहिए। कि डॉक्टर BR अम्बेडकर सभी समस्याओं से संघर्ष करते हुए उन्होंने सबसे पहले अपने आप को निर्माण किया ऑन द बेसिस ऑफ द एजुकेशन। एजुकेशन ऐसा पावर है, ऐसी शक्ति है जिसका तोड़ कहीं नहीं है। इन द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिस व्यक्ति को शिक्षा के मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया, तो क्या कोई सोच सकता था कि वो व्यक्ति संसद के अंदर संविधान के निर्माता के रूप में पहचाना जाएगा? दिस इज ओनली पॉसिबल बाय द एजुकेशन। और इसलिए अगर आज हम महिला उत्थान, महिला डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो सावित्रीबाई फुले जैसी महान नायिका को हम सबको याद करने की आवश्यकता है। वंस अगेन आई थैंक्स टू द यूथ इकोनॉमिक एसोसिएशन एंड मां सावित्रीबाई फुले शोध पीठ, जो ऐसे कार्यक्रम आयोजित करके उस महान क्रांतिकारी शिक्षाविद को याद करती हैं। और अगर आने वाली पीढ़ी उनको याद करती है और उनसे कुछ मोटिवेट होती है, तो निश्चित रूप से भारत विकसित होगा। जैसे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि 3 जनवरी को हमने 194 जयंती के रूप में सावित्रीबाई फुले की मना रहे हैं। 1 जनवरी 1821 में उनका जन्म हुआ और केवल 9 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई। 1841 में उनका विवाह हुआ और वो 10 मार्च 1897 में हम सबके बीच में नहीं रहे। लेकिन आज भी हम सब उनको याद करते हैं, बिकॉज शी डू फॉर नेशन। उन्होंने देश के लिए अपना जीवन समर्पित किया, महिला उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित किया और शिक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया।
मित्रों, इस देश के अंदर अनेक आईएएस आईपीएस आते हैं, चले जाते हैं, उद्योगपति आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन जो नेशन के लिए पे बैक टू द सोसाइटी, सोसाइटी के लिए कुछ दे के जाता है, वो अमर हो जाता है। और उसमें सावित्रीबाई फुले का भी एक नाम। मैंने जैसे बताया कि देश की आजादी के बाद भी अनेक लोग आए। भारत के विकास में महिलाओं का योगदान हमेशा रहा है। देश की वर्तमान राष्ट्रपति भी महिला है। हमने इंदिरा गांधी को एक महिला प्रधानमंत्री के रूप में देखा। उमा भारती, सुषमा स्वराज, दीक्षित जी और जयललिता जी जैसे मुख्यमंत्री इस देश में थी। और इस देश की अर्थव्यवस्था को चलाने वाली अर्थशास्त्री भी आज एक महिला है। महिला में वो शक्ति है जो घर की अर्थव्यवस्था से लेकर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत रखने का साहस करती है। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का यही था कि महिलाओं को जो स्थान मिलना था वो स्थान नहीं मिल पाया। और उसका बहुत बड़ा कारण वैचारिक और बौद्धिक स्तर था कि कुछ लोग चाहते थे कि अगर हमने महिला को सही स्थान दे दिया तो हमारा क्या होगा। और इसी रूढ़वादी सोच को लेकर इस देश के अंदर अनेक आंदोलन हुए। सीता प्रथा हमने सबने सुनी है। एक व्याख्यान में मैंने सुना कि किस तरह धर्म की बात की गई कि ये तो धर्म का आधार है, और किस तरह चारों ओर घेर कर ढोल नगाड़े बजाए जाते थे कि महिलाओं की चीख और पुकार ना सुनाई। ये बड़ी समस्या थी, लेकिन समय के साथ इस बड़ी समस्या का समाधान हुआ, और डेट इज ओनली पॉसिबल बाय एजुकेशन। तो इसलिए एजुकेशन ही सब समस्या का समाधान है। दुर्भाग्य इस देश का ये था कि आजादी के पहले, आजादी के बाद जो हमको शिक्षा के लिए बजट मिलना था, शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांति आनी थी, वो क्रांति नहीं आ पाई। लेकिन फिर भी पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत परिवर्तन हुआ है। आज परिवार के मुखिया भी महिलाओं को शिक्षा को लेकर चिंतित हैं, और महिलाएं आज परिवार में कदम से कदम मिलाकर चल रही। अगर हम भारत में जनसंख्या की बात करें तो 65.19 करोड़ वुमेन पॉपुलेशन है। 2023 में हम अगर कहें तो 86.5% गर्ल्स हैं, और 2011 की जनसंख्या की हम बात करें तो 65.46 वुमेन और 82.14 मेल के कुछ डाटा हमारे सामने आते हैं। तो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेट रेट जो भारत की अर्थव्यवस्था में है वो केवल 32.7 है 2023 में, जबकि मेल 76.8 है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये जो आंकड़े लेती हैं, जो संस्थाएं लेती हैं, वो गलत लेती हैं। जो महिला घर पर काम करती हैं, अगर उसको हम रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो जीडीपी में उनका योगदान 18% जो अभी आंकड़े बताते हैं, तो मुझे लगता है वो 47% से ज्यादा होने वाला है। एक डाटा मेरे सामने आया था, जो मास्टर डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट महिला कर रही हैं, 17-18 में 34.5% जो डाटा था वो 23-24 में 39.6% हो गया। 5% इंक्रीज हुआ है। हाई स्कूल की बात करें हम तो 17-18 में 11.4% था, वो 23-24 में 23.9% हो गया। और प्राइमरी स्कूल की हम बात करते हैं तो 17-18 में 24.9% जो था, तो 23-24 में 15.2% हो गया। मतलब 15%
का सीधा सीधा एक डेवलपमेंट हुआ है। निश्चित रूप से समय और परिस्थिति के आधार पर आज महिला शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट और परिवार के लोग इसमें ध्यान दे रहे हैं। केवल ग्रामीण नहीं, शहरी क्षेत्र में भी ये बहुत तेजी से हो रहा है। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो 36.6% महिला आज कामकाज में अपनी भूमिका निभा रही हैं, रोजगार के क्षेत्र में भूमिका निभा रही हैं, और इनकी जो एज है 15 से 59 ईयर्स की है। अगर हम अर्बन क्षेत्र की बात करते हैं 15 से 59 ईयर्स की महिला की, तो 23.8% ये परसेंटेज है। फिर ये मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी एजेंसी ये डाटा लेती है वो वही डाटा लेती है जिसमें उनको इनकम होती है। लेकिन हम सब जानते हैं कि महिला ऐसे अनेक काम करती हैं, घरेलू काम होते हैं जिनको इनकम नहीं होती है, लेकिन हमको उसको कैलकुलेट तो इनकम में करना चाहिए। और अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 80 से 47% जीडीपी में महिलाओं का योगदान रहने वाला है। मैंने जैसे बताया कि अभी जो डाटा है उसमें महिला लेबर फोर्स 32.8% है। और अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट महिला की बात करें तो 19.7% आज महिला स्वयं का रोजगार कर रही है, इंडस्ट्रीज उन्होंने किया हुआ है। 5.3% महिला को रेगुलर बेसिस और सैलरी मिलती है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, बड़ी अच्छी पोजीशन पर है। और लेबर के रूप में जो 6.8% महिला आज काम कर रही है भारत में। महिलाओं की प्रगति दिन पर दिन बढ़ रही है, इसमें दो मत नहीं है। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं जिसमें इनकी भूमिका बहुत तेजी से बढ़ रही है। अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर में बात करते हैं तो 20.6% महिलाओं का योगदान है। सेकेंडरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें हम तो 2.3% है। और सर्विस सेक्टर की हम बात करते हैं तो 1.4% महिलाओं का योगदान है। ये 2021 और 22 के डाटा है। लेकिन जो 18% भारत की जीडीपी में योगदान की बात हमारी संस्थाएं करती, वो मैं मानने को तैयार हूं एज ए इकोनॉमिस्ट, क्योंकि आज भी 10% से अधिक इंडियन स्टार्टअप जो थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड है उसको लीड करने वाली महिला है। एक डाटा निकलकर 2022 में आया था, द शेयर ऑफ वुमेन इन सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर इंक्रीज बाय 55% इन 2022। मतलब आज उच्च संस्थाओं में महिला सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में 55% अपनी योग्यता के दम पर है। निश्चित रूप से साउंड नहीं आ रहा है। यस, राजनीतिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में महिलाओं का योगदान है और ये सरकार को भी मालूम है। When we achieve the goal of Viksit Bharat in 2047, that is not the possible without the development of women. अगर हम भारत के विकास की बात करेंगे, भारत के स्वाभिमान की बात करेंगे, तो महिलाओं के बिना ये संभव नहीं है। महिला जो घर के परिवार को चलाते चलाते देश की अर्थव्यवस्था को भी आज चला रही हैं, एक बड़ी उपलब्धि भारत की है। और मुझे लगता है निश्चित रूप से जब हम 2047 की बात करेंगे तो जितना पुरुष का योगदान भारत की जीडीपी में रहने वाला है उतना ही महिलाओं का योगदान रहेगा। आज हम सब मां सावित्रीबाई फुले को याद कर रहे हैं, क्योंकि अगर आज महिला शिक्षा में जो परसेंटेज डेवलपमेंट हुआ है तो कहीं ना कहीं उनका योगदान है। और अंततः मैं इस कार्यक्रम के लिए मां सावित्रीबाई फुले व्याख्यानमाला के लिए आयोजक समिति को धन्यवाद देता हूं, सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट वेलफेयर एसोसिएशन को धन्यवाद देता हूं, यूथ इकोनॉमिक एसोसिएशन को धन्यवाद देता हूं
इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट स्टडी को धन्यवाद देता हूं कि नारी सम्मान में आज ही हमने कार्यक्रम आयोजित किया। ये प्रोग्राम हमने आयोजित किया वो समर्पित है सावित्रीबाई फुले जैसी महान नायिका को, जिसने महिलाओं के लिए पत्थर भी खाए, कीचड़ भी उनके ऊपर फेंका गया, वो रुकी नहीं, वो डगमगाई नहीं। Once again, I thanks to all the guests, Dr. G. Sunita ma'am, Dr. Savita Mishra ma'am, Dr. Pradeep Kumar Tripathi ji, Dr. Praveen Kumar Jha, President of Youth Economic Association, and Dr. Sunil Kumar Chakravarti ji, Chaudhary ji, Brajesh ji, and all the staff and team member of this research association. Thanks to all. हम सब आज के इस अवसर पर प्रतिज्ञा करें कि महिला शिक्षा की ओर हम सब ध्यान देंगे, और अगर हो सकता है तो पिछड़े और गरीब लोग हैं जिनको शिक्षा की आवश्यकता है। डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि 2 समय का भोजन मत करिए, पैरों में चप्पल मत पहनिए, लेकिन हाथों में पुस्तक होना चाहिए। इफ यू स्टडी द लाइफ ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, उन्होंने पहले अपने आप को शिक्षित बनाया, अपने आप को शक्तिशाली बनाया। उन्होंने कभी AK-47 की बात नहीं की। वो यही कहते थे अगर भारत का विकास करना है तो ऑन द बेसिस ऑफ सोशल जस्टिस एंड एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन हमको रूल्स एंड रेगुलेशन की पहचान दिलाती है, हमको स्वाभिमान की याद दिलाती है, और अपने अधिकारों कर्तव्यों के लिए लड़ सकते हैं। इसलिए पे बैक टू द सोसाइटी, सोसाइटी को कुछ दे के जाइए। अगर आपको लगता है कि आसपास के बस्ती में गरीब हैं, बच्चियां हैं, तो क्या हम उसको पढ़ा सकते हैं? क्या हम उसको पैरों के ऊपर खड़ा कर सकते हैं? इसी विचारों के साथ वंस अगेन आई थैंक्स टू ऑल द टीम मेंबर्स, गेस्ट एंड स्टाफ। धन्यवाद सर। सभी लोग जो जुड़े उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद सर। जैसा कि आपने कि बहुत ही सहज और सरल स्वभाव में अपने व्याख्यान को केंद्रित किया हो कि आपने जो विभिन्न क्षेत्रों में जो आज और पूर्व में हमारे प्राचीन समय से, वैदिक काल से समय से जो महिलाएं अपना जो समाज तथा देश के लिए जो योगदान कर रही, उनके आप जीवंत उदाहरण देकर आपने अपने समाज में महिला किस प्रकार से अपने आप को आगे परिपक्व कर सकती है और समाज को किस प्रकार से वो लीड कर सकती है। हम जो आत्मनिर्भर आज भारत की जो कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं, सेल्फ रिलायंस की बात कर रहे हैं, हम समावेशी समाज की बात कर रहे हैं कि आपने इन विभिन्न पहलुओं को आपने इसमें अपने व्याख्यान माला में समाहित किया हुआ है। और आपने ये भी उल्लेख किया है कि किस प्रकार से हम अपने आप को सशक्त कर सकते हैं, क्योंकि मुझे जो जागरूक होना है, यदि आपके मन में कोई भय है, कोई डर है, तो आप अपने जो पूर्वज जो लोग हैं किस प्रकार से उन्होंने समाज में अपना जो विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने रहकर अपनी शिक्षा को किस प्रकार केंद्रित किया हुआ और अपने समाज के लिए किस प्रकार से उन्होंने काम किया। क्योंकि वर्तमान समय में यह देखा जाता है कि जो व्यक्ति शिक्षित हो जाता है वो अपनी सोसाइटी से छोड़ देता है, वो दूसरी सोसाइटी को डाइवर्ट कर देता है, वो दूसरे देशों में चला जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि हम उत्पत्ति अपने जो ज्ञान अर्जन अपने कंट्री से कर रहा है, लेकिन जब वो आउटपुट देते हैं वो अदर कंट्री में देते हैं। इसी प्रकार से सोसाइटी जो होती है वो अपनी सोसाइटी को भूल जाते हैं। जो एक शिक्षित परिवार होता है, एक शिक्षित व्यक्ति हो जाता है, वो अपने जो परिवार के ही जो अशिक्षित व्यक्ति होता है, भाई होता है, उसको भूल जाता है। उसमें एक डाइवर्सन की उसकी हीन भावना आ जाती है। आपने उल्लेख किया है कि कहीं ना कहीं यदि अपनी शिक्षा को मजबूत करना है और हमें अपने समाज के जो लोग हैं उन्हें पुनः कुछ न कुछ योगदान देना है अपने विचारों के माध्यम से। अब मैं अंतिम जो हमारे जो आज के जो मुख्य वक्ता हैं मैं आमंत्रित करता हूं संजय झा सर को, प्रवीण झा कुमार सर को आमंत्रित करता हूं कि वो भी आप इस व्याख्यान माला में अपने विचार आमंत्रित करें और एक सच्ची श्रद्धांजलि दें। झा सर, ओवर टू। हेलो, आवाज पहुंच रही? जहाँ सर, हाँ जहाँ सर पहुंच रही। सर डॉक्टर प्रदीप कुमार सर जुड़े हुए हैं, डॉक्टर प्रदीप कुमार सर। सर आप अपनी बात रखिए। प्रदीप कुमार सर, हेलो। व्हाट अबाउट फीडबैक? फीडबैक क्या बोला?
धन्यवाद। हेलो। हाँ सर, वॉइस आ रही है, आवाज आ रही है। अरे वाह, धन्यवाद। कंटिन्यू करिए सर आप। हाँ। क्या हुआ? माता सावित्रीबाई फूले को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस व्याख्यान माला भारत में महिला शिक्षा और विकास पे जो अभी तक हमने सुना, जिसमें डॉक्टर सविता मिश्रा, डॉक्टर देवेंद्र विश्वकर्मा जी बहुत ही पॉइंट को हमारे सामने रखे हैं, और उसमें ये हमें पहले से ही पता है, माता सावित्री जी का इस देश में पहली शिक्षक के रूप में आप प्रतिष्ठित हुई। उस समय जब आप पुणे में 5 सितंबर 1848 में विद्यालय की स्थापना की, वो समय काफी प्रतिकूल था। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना हो, उस समय काफी प्रतिकूल स्थिति थी। उस समय शिक्षा का अलख जगाकर देश को मजबूत करने का काम उन्होंने किया है। तत्कालीन सरकार के माध्यम से भी उन्होंने उस समय उनको सम्मानित किया गया, और उन्होंने उन्हीं की विचारधारा पे आज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने डेवलपमेंट प्रोग्राम में एजुकेशन को महत्व दे रही है। ये भी हमारे 12th फाइनेंस कमीशन का जो रिपोर्ट है, जिसमें सी रंगराजन साहब ने लिखा था, ट्विंस मेरिट गुड्स की बात की थी, जिसमें एजुकेशन एंड हेल्थ पे विशेष ध्यान दिया गया था। एजुकेशन एक ऐसा वेरिएबल है, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो डेवलपमेंट के जितने भी पैरामीटर हैं उसमें महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जो भी दुनिया में डेवलपमेंट को हम समझते हैं, या डेवलपमेंट के जिस मॉडल को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, उसमें एजुकेशन का महत्वपूर्ण स्थान रखा गया है। और ये भी देखा गया है, एजुकेशन के माध्यम से ही भारत को डेवलप किया जा सकता है, क्योंकि सबसे अधिक ह्यूमन रिसोर्स या ह्यूमन कैपिटल भारत में है, और ह्यूमन कैपिटल में वुमेन का बहुत बड़ा योगदान है। सबसे ज्यादा जो है भारत में जनसंख्या, यूथ जनसंख्या है। उस यूथ जनसंख्या को कैपेबल करने के लिए, जो अमर्त्य सेन जी कहते थे कि डेवलपमेंट का एक मॉडल है कि कैपेबिलिटी अप्रोच, लोगों को कैपेबल करिए, और कैपेबल का ये तरीका है एजुकेशन। और एजुकेशन में भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आप देखे होंगे, एजुकेशन का एक स्पेशल पार्ट जो है स्किल की तरफ जाता है, जिसमें इंक्यूबेशन सेंटर है, जिसमें स्टार्टअप की बात किया जा रहा है, जिसमें इनकम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की, स्किल डेवलपमेंट करने की बात कही गई है। तो माता ज्योतिराव फूले का जो योगदान है हमारे देश में, वो महत्वपूर्ण है। उनको नमन करते हुए, और ये जो एजुकेशन, ये जो टॉपिक निर्धारित किया गया है, वो टॉपिक भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। न केवल भारत में बल्कि ग्लोबल लेवल पे इस पे चर्चा बराबर बनी हुई है, और यह चर्चा हम एक अर्थशास्त्री के रूप में समझ सकते हैं कि जब एजुकेशन और स्किल की बात होती है, तब हम ये समझते हैं हमारे पास जॉब मार्केट में या लेबर मार्केट में जब हम जाते हैं तो हमारे पास स्किलफुल लेबर की कमी है, हमारे पास वुमेन की एजुकेशन की कमी है। उसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वुमेन के लिए स्पेशल प्रोग्राम चला रही है, जिसमें महिला बच्चों की शिक्षा के लिए, बालिकाओं की शिक्षा के लिए स्पेशल बात किया जा रहा है। उनको स्कॉलरशिप की बात हो रही है, वो स्कॉलरशिप स्पेशल है जो बेटियों को दिया जा रहा है। बेटियों को कंप्यूटर और लैपटॉप दिया जा रहा है। ये सब बातें जागरूक करने की एक
व्यवस्था है जिससे एजुकेशन में उनका कंट्रीब्यूशन बढ़े, क्योंकि एजुकेशन इज द फंक्शन ऑफ द डेवलपमेंट का फंक्शन के रूप में एजुकेशन काम करता है। और कभी भी किसी देश की डेवलपमेंट की जो मॉडल की बात हम देखते हैं, उन मॉडल में इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये दोनों मॉडल उसमें उसको सुशोभित करते हैं। आज भी जो डिस्कोर्स चल रहा है दुनिया में, यूएनडीपी जब चर्चा करती है तो वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है। मोहम्मद यूनुस को पीस का नोबेल मिला, वो भी वुमेन एम्पावरमेंट पे मिला, जो बांग्लादेश में माइक्रो फाइनेंस का स्थापना किए, ये वर्ल्ड ऑफ 30 का बुक लिखे और रूरल बैंकिंग की बात किए हैं, फिनेंशियल इंक्लूजन की बात किए हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो भी बाहर के देशों में ये चर्चा हुई है, वुमेन की जो कंट्रीब्यूशन है, उसको हम माता ज्योतिराव फूले को नमन करते हुए, उनके इस मिशन को आगे बढ़ाते हुए हम सब इस पे चर्चा कर रहे हैं। और जब भी डेवलपमेंट की बात होगी तो उसमें एजुकेशन एक पहला पैरामीटर है जिससे डेवलपमेंट को हम बढ़ा सकते हैं। चूंकि इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात हो रही है, इंडोजीनियस मॉडल जो है उसमें एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इसलिए मेरा कहने का मतलब यह है कि एजुकेशन और डेवलपमेंट दोनों में कोरिलेशन है, कोरिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, कोरिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड स्किल, कोरिलेशन बिटवीन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी एंड एजुकेशन मॉडल। और इस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्वतंत्रता के पहले भी काम हो रही थी। जब वैदिक काल में एजुकेशन पे महिलाओं का योगदान हम देखते हैं, और उसके बाद में स्वतंत्रता 1947 के बाद भी महिलाओं पे विशेष रूप से जो शिक्षा आयोग बने हैं उसमें एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन पे बात उसमें किया गया है। और डीएस कोठारी आयोग में भी शिक्षा एजुकेशन की बात हुई है, और उसके बाद में राधाकृष्ण आयोग में भी इस पे चर्चा हुआ है। और हमारे जो 5 ईयर प्लान, 12 5 ईयर प्लान है, उसमें भी इसकी अलग से व्यवस्था किया गया है जिससे वुमेन एम्पावरमेंट पे काम किया जाए। और नीति आयोग इसको आगे बढ़ा रहा है। नीति आयोग में ही ये देखा गया है कि जब चर्चा हुई थी कि हमारी जो एनरोलमेंट एजुकेशन का बढ़े, तो उसमें ये देखा गया कि इसके लिए सबसे पहले ये है कि महिलाओं या बच्चियों के एनरोलमेंट नंबर बढ़ेगा। तो ये रूरल एरिया पे इस पे विशेष ध्यान दिया गया, और रूरल के जो बेसिक एजुकेशन विभाग को इस पे फोकस किया गया कि किस तरह से एनरोलमेंट नंबर हमारे बढ़े। तो इसको ध्यान में रखते हुए, जिससे HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अपना इम्प्रूव हो, इन सब विषयों पे ध्यान रखते हुए हमको वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाने के लिए, वुमेन एजुकेशन को बढ़ाना होगा। वुमेन एजुकेशन बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को अपने बजट में एजुकेशन का स्पेशल प्राविधान करेंगे, उसमें बजट पे एक्सपेंडिचर बढ़ाना होगा। बजट पे एक्सपेंडिचर जब बढ़ाएंगे तब जाके हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा और वुमेन एजुकेशन बढ़ेगा। तो इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए आयोजन समिति के जो सदस्यगण हैं, जो इसको कन्वीन कर रहे हैं, हमारे मित्र और एक बड़े अर्थशास्त्री के रूप में जानने जाने वाले डॉक्टर देवेंद्र विश्वकर्मा जी, और समस्त हमारी यूथ इकोनॉमिक एसोसिएशन की टीम, सबको धन्यवाद। समय बहुत कम है, इस पे बहुत कुछ बोला जा सकता है, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन हो सकता है, लेकिन समय कम है, मेरी भी व्यस्तता है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर प्रदीप कुमार त्रिपाठी सर।
डॉक्टर प्रवीण कुमार झा सर, आप जुड़े हैं क्या? प्रवीण कुमार हाँ झा सर। हाँ जी सर, मैं जुड़ा हुआ हूँ और मैं तो जी। बोल चुका हूँ सर सब सेकेंड। ओके हेलो ओके। और अभी ओके सर, ओके जी सर। ओके, थैंक यू। आज के हमारे सत्र यहीं पे समाप्त होता है। आज के जो हमारे वक्ता थे सभी ने अपना विषय रखा। सुनील सर, ओके थैंक यू। हमने फीडबैक फॉर्म चैट बॉक्स में शेयर किया है, आप सभी फीडबैक फॉर्म को भर दीजिए, उसी के माध्यम से सर्टिफिकेट आप अपना स्पेलिंग सही भरिएगा, जिससे सर्टिफिकेट बनाने में प्रॉब्लम ना आए। सर व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड किए हैं? नो, मैसेज चैट बॉक्स में दिया है मैम, अभी इसी में, अभी हम व्हाट्सएप ग्रुप में, अभी इसी में चैट बॉक्स में दिया है, आप सभी दोबारा भेज दीजिए। और आप सभी हमें शेयर इट अगेन। सर चैट बॉक्स में नहीं दिख रहा। 7 डेज में हम एक ISBN नंबर में एक बुक निकालने वाले हैं, तो आप 7 डेज में इससे रिलेटेड रिसर्च पेपर भेज सकते हैं, उसको हम ISBN नंबर में निकालेंगे। आप सभी 7 डेज रिसर्च पेपर भारत में महिला शिक्षा और विकास इससे रिलेटेड शोध पत्र भेज सकते हैं, जिसको हम एक ISBN नंबर बुक में पब्लिश करने वाले हैं। आप सभी 7 से 10 दिन में फुल पेपर ईमेल ID भेज सकते हैं। सर चैट बॉक्स में फीडबैक लिंक नहीं दिख रहा है। जी जी, अभी हम शेयर कर देते हैं। हेलो हेलो। जी सर बोलिए। हाँ हाँ सर, जो रिसर्च पेपर भेज रहा है सर, वो इसी थीम पे भेजना है ना, सावित्रीबाई फुले? जी जी ठीक जी है जी सर। महिला शिक्षा और विकास एंड सावित्रीबाई फुले, इससे जी रिलेटेड जी आप भेज सकते जी हैं। जी 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 सर। सर जी, ईमेल जी। ID किस पे? वो ब्राउजर में दिया हुआ है सर, अभी हम व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, उसी में जी कर सारा लिया। डिटेल मिलेगा। हाँ कर लिया है सर, कर लिया है। ठीक है सर ओके। पेपर भेजने की लास्ट डेट कब तक है? 15 तारीख तक भेज सकते हैं मैम, 15 तारीख से पहले आप अपना फुल पेपर भेज सकते हैं। सर। कितनी तो वर्ड लिमिट होनी चाहिए सर पेपर की? अभी वो सब आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए सर, वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। अभी आप जी जी वर्ड लिमिट सर। वो अभी आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करिए सर, वहाँ पे मिलेगा ठीक ठीक है इंफॉर्मेशन। सर, ठीक है सर, ठीक। ओके सर, ओके थैंक यू। आज के जो हमारे सभी स्पीकर्स ने अपना विषय रखा, डॉक्टर जी सुनीता मैडम, जो नेशनल हेड वुमेन है सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट वेलफेयर एसोसिएशन के, एंड प्रिंसिपल एंड प्रोफेसर है MRM इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट तेलंगाना। नेक्स्ट हमारे डॉक्टर सविता मिश्रा मैडम, प्रेसिडेंट है सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट वेलफेयर एसोसिएशन वेस्ट बंगाल से है। प्रिंसिपल है मैम विद्यासागर कॉलेज ऑफ एजुकेशन दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल। एंड हमारे जो थर्ड वक्ता थे प्रोफेसर डॉक्टर D विश्वकर्मा, प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल यूथ इकोनॉमिक एसोसिएशन, फॉर्मर डायरेक्टर है इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट स्टडी, एंड इसी मेंबर है IAS से। और हमारे जो चौथा वक्ता थे डॉक्टर प्रदीप कुमार त्रिपाठी सर, इन्होंने भी अपना विषय रखा। और हमारे जो आज के लास्ट वक्ता थे डॉक्टर प्रवीण कुमार झा सर, जिन्होंने भी अपना विषय रखा, जो प्रेसिडेंट है यूथ इकोनॉमिक एसोसिएशन। एंड आज के जो हमारे संयोजक थे डॉक्टर सुनील कुमार चौधरी सर। ओके थैंक यू, आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। ये सत्र हम यहीं पे समाप्त करते हैं। सर फीडबैक का लिंक नहीं भेजा है आपने? ग्रुप में भेज, चैट बॉक्स में शेयर किया गया है, आप फिल कर सकते हैं। चैट बॉक्स में सिर्फ आपने अटेंडेंस का भेजा। फीडबैक और अटेंडेंस। सर गुड आफ्टरनून सर। सर फीडबैक लिंक नहीं मिली है सर।
माता